Good morning to all. We had our discussion on our constitution, or in our constitution different type of the topics are constituent assembly, the preamble, the constitution of India. Why does a country need a constitution? Now we shall proceed in the chapter, and today's lecture we will cover key features of the Indian constitution, fundamental rights, separation of powers, or relationship between the constitution and the democracy, etc. etc. First topic is key features of Indian constitution. तो फर्स्ट हमारी की फीचर है फेडरलिज्म. फेडरलिज्म है, एक छोटा सा डायग्राम हम बनाते हैं, उससे समझते हैं. ये पहला है हमारा लोकल गवर्नमेंट. जो सेकंड है ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट. और जो थर्ड है हमारा ये है सेंट्रल गवर्नमेंट. पहली है लोकल, उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद थर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट. ये इसी को ही, ये जो हमारा सिस्टम बना है लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी सिस्टम को ही हम फेडरलिज्म कहते हैं. फेडरलिज्म रेफर्स टू द existence of more than one level of the government in the country. In India, we shall government at the state level and at the central level. Panchayati Raj is the third tier of the government, and you have read about this in your class 6. We looked at the functions of the state government in 7th, and this year we will read the more about central government. आपने 6th क्लास में लोकल गवर्नमेंट को पढ़ा होगा, जिसमें पंचायती राज सिस्टम को पढ़ा था. स्टेट गवर्नमेंट आपने 7th क्लास की बुक में पढ़ा था. और थर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको आप 8th क्लास की बुक में पढ़ोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है. द वोस्ट नंबर ऑफ द कम्युनिटीज इन इंडिया meant that a system of the government needed to be diverse that did not involve only persons sitting in the capital city of the New Delhi. एक दिल्ली में ही कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ लीडर्स जो पूरी कंट्री को चलाते हैं और उन्हीं के बल पे ही पूरी कंट्री काम करती है, उन्हीं के बल पे ही पूरी कंट्री चलती है. वो लोग सिर्फ बहुत ही संख्या में कम होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, हर एक सिचुएशन का, हर एक काम के लिए वो डिसीजन लेते हैं. The powers are divided between the union and the state governments. These are 3 lists of subjects: the union list, state list, और थर्ड concurrent list. If there is a conflict between the union law and a law passed by the state legislature, and the union law shall prevail over any state law. अगर स्टेट यूनियन लॉज और स्टेट लॉज के बीच में, जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है उसके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो उसमें यूनियन लिस्ट की जो पावर है वो मेन मानी जाती है, क्योंकि जो यूनियन लिस्ट है उसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है.
जो यूनियन लिस्ट है उसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होती है। जो स्टेट लिस्ट है हमारी, उसमें मेनली स्टेट गवर्नमेंट काम करती है और इसमें पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की ही होती है। और जो थर्ड है हमारी कॉन्क्रीट लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट में जो है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट मिलके इसमें काम करती हैं। ये जो तीनों जो लिस्ट हैं, इन तीनों के कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं, कुछ सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। इसके कुछ अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके कुछ अलग सब्जेक्ट्स होते हैं और इसके कुछ अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो फीचर है वो हमारी फेडरलिज्म है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट की फीचर, और नेक्स्ट की फीचर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की भी ऑल सिटीजन्स को गारंटी देता है। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब होता है ऑल सिटीजन्स अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज कैन वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। इन इंडिया देयर इज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोगों का ही शासन है, इसलिए गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि जो भी सिटीजन जो इंडिया में रहता है, जो 18 ईयर्स का हो जाता है, अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज, वो वोट डाल सकता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकता है। When they were making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के जो मेंबर्स थे, तो जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने फेल्ट किया, उस टाइम पे उन्होंने महसूस किया कि जो फ्रीडम, जो स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए, उन्होंने इन लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट सरफेस के लिए तैयार कर दिया है। उन्होंने लोगों को अपने वोटिंग राइट के लिए तैयार कर लिया है। एंड दैट दिस वुड हेल्प द एनकरेज ए डेमोक्रेटिक माइंडसेट एंड ब्रेक द क्लोटेड ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर। चाहे किसी भी कास्ट का कोई था, चाहे किसी भी क्लास का था, क्लास मतलब एससी था, एसटी था या ओबीसी था, या कोई भी जेंडर था, कोई भी सेक्स था, सेक्स मतलब मेल और फीमेल, तो सभी लोगों को एनकरेज किया गया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू। सभी लोगों को राइट टू वोट का राइट्स दिया गया, सभी लोगों को इक्वलिटी का दर्जा दिया गया। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब था कि इंडिया के लोगों का डायरेक्ट रोल हो गया अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो द कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस। इंडिया में रहने वाला हर एक जो सिटीजन था, चाहे वो किसी भी कंट्री, जो इंडिया में रहने वाला हर एक जो सिटीजन था, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का था, चाहे किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी कास्ट, किसी भी क्लास का था, वो इलेक्शन लड़ सकता था, वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकता था। दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल। और ये सारी चीज़ें जो हैं आप यूनिट नंबर 2 में पढ़ोगे, जब डेमोक्रेटिक के जो फंक्शंस
आएंगे, क्रूशियल रोल आएगा जब डेमोक्रेसी का, उस यूनिट में आप इसमें और भी डिटेल से पढ़ोगे। जो थर्ड हमारी जो की फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स क्या थे? फंडामेंटल राइट्स हमारे कुछ ऐसे मौलिक अधिकार थे जो हमें हमारी गवर्नमेंट से मिले थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट थे। द सेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीइंग रेफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मैंने एक वर्ड बोला है, कॉन्साइंस। तो फंडामेंटल राइट्स जो थे इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्साइंस कहा जाता था। कॉन्साइंस मतलब आत्मा कहा जाता था, अंतरात्मा उसको कहा जाता था फंडामेंटल राइट्स को। जो फंडामेंटल राइट्स का जो सेक्शन था उसको कॉन्साइंस कहा जाता था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्रिएटेड a creation suspect of the state in the mind of the nationalists, and they wanted to ensure that the written rights would guard against the misuse of state power in independent India। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स का जिस टाइम पे रूल था, तो उस टाइम पे स्टेट के लोगों के माइंड में एक सस्पेक्शन क्रिएट कर दिया था कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। उसी टाइम पे नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने सोचा टू इंश्योर दैट द रिटन राइट्स, कुछ ऐसे रिटन राइट्स होने चाहिए जिनसे किसी भी स्टेट को या किसी भी पावरफुल आदमी को अपनी पावर का मिसयूज करने से बचा सके। और वो इंडिपेंडेंट इंडिया को ऐसी वो पावर देना चाहते थे। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज टू पावर बाय द स्टेट। और फंडामेंटल राइट्स जो थे इनके थ्रू स्टेट में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स थे उनकी प्रोटेक्शन की जा सकती थी। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज द अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो गारंटी देता था हर एक इंडिविजुअल पर्सन की जो स्टेट में रहने वाला था उसके अगेंस्ट ऐसी उसके राइट्स जो थे उनका वोलेशन नहीं होगा। The various minority communities also expressed the need for the constitution to include the rights that would protect their group। कुछ जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप थे, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ थी, माइनॉरिटीज़ मतलब जो संख्या में बहुत ही कम थे और मेजॉरिटीज़ जो संख्या में कुछ लोग ज़्यादा थे उनको मेजॉरिटी ग्रुप कहा गया था। तो कुछ जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी थी, कम्युनिटीज़ में उन कम्युनिटीज़ में लोग बहुत ही कम थे, वो भी चाहती थी कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने जिससे उनके भी ग्रुप्स की, उनका जो माइनॉरिटी ग्रुप था, माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, उसकी भी प्रोटेक्शन हो सके। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट द मेजॉरिटीज़। और कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको भी राइट्स दिए ताकि जो मेजॉरिटी ग्रुप के लोग थे वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट ना खड़े हों, माइनॉरिटी जो ग्रुप था उनको ना डोमिनेट करें। एज द अम्बेडकर हैज सेड अबाउट देयर फंडामेंटल राइट्स, देयर ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड। उन्होंने अम्बेडकर जो थे उन्होंने टू फोल्ड्स में अपने फंडामेंटल राइट्स को बताया। फर्स्ट था कि द ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन ए पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स, कि ना हर जो सिटीजन था, जो इंडिया में रहने वाला हर जो सिटीजन था
वो अपनी पोजीशन के लिए या अपने राइट्स को क्लेम कर सके, अपने राइट्स का दावा कर सके कि हाँ मेरे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। एंड सेकेंडली, दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटीज दैट हैज़ गोट द पावर टू मेक लॉज। जितने भी राइट्स जो थे वो एवरी अथॉरिटी, जो सारी की सारी अथॉरिटी और जो पावर्स थी वो लॉज में बंधी हुई थी, कानूनों में बंधी हुई थी, ताकि एक दूसरा जो कानून बनाने वाला जो राइट आदमी है, जो कानून बनाने वाले हैं, लॉ मेकर जो हैं, जिनके पास पावर्स हैं, वो भी उसका मिसयूज ना करें। नेक्स्ट जो है हमारी की फीचर वो है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, according to the constitution there are three organs of the government. These are the legislature, the executive and the judiciary. फर्स्ट मैंने बताया लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव और थर्ड जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स थे, जिसमें फर्स्ट है लेजिस्लेचर और सेकंड एग्जीक्यूटिव और थर्ड जुडिशरी। फर्स्ट जो है लेजिस्लेचर, जो विधानसभा होती है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका होती है और जुडिशरी न्यायपालिका होती है। जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रेफर्स करती है। एग्जीक्यूटिव है एक स्मॉलर ग्रुप होता है पीपल्स का, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। द जुडिशरी ऑफ विच you will read more in unit 3rd in this book refers to the system of court in this country. In order to prevent the misuse of power by any one branch of the government, क्योंकि जो लेजिस्लेचर है वो हमारे लॉज को बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी जो है वो उन लॉज को तोड़ने वालों को दंड देती है। इसलिए तीनों ही मिलके गवर्नमेंट में काम करती हैं, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर्स का नाम दिया गया है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ हमारी की फीचर वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म, तो सेक्युलरिज्म होता है धर्मनिरपेक्ष। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. जो कोई भी सेकुलर जो स्टेट है वो किसी एक धर्म को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करता, क्योंकि उसके लिए सारे धर्म बराबर होते हैं, जिसको सेक्युलरिज्म कहा जाता है। सेक्युलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्ष। Now we move to the next topic और next topic is fundamental rights। तो fundamental rights हमारे 6 होते हैं। फर्स्ट fundamental right है right to equality। right to equality, तो all persons are equal before the law. This means that the all persons shall be equally protected by the laws of the country। इसमें सभी पर्सन हैं जो भी कंट्री में रहते हैं, सभी के साथ इक्वलिटी का व्यवहार किया जाता है। कंट्रीज के जो लॉज होते हैं वो सभी के लिए इक्वल होते हैं। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियन, कास्ट और सेक्स। Every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops, etc. The state cannot discrimination against anyone in matter of employment। इसका मतलब है कि
स्टेट में रहने वाले जो भी सिटीजन्स हैं, किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और वो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑफ द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, चाहे वो धर्म हो, चाहे किसी भी कास्ट का मेंबर हो, कोई भी सेक्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, हर पर्सन सभी पब्लिक प्लेसेस पे जा सकता है। उसमें इंक्लूड हैं जैसे प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एक्सेट्रा। स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देगा, एम्प्लॉयमेंट में भी। बट दे आर एक्सेप्शंस, कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जो आप जुडिशरी जो चैप्टर है, नेक्स्ट 5th चैप्टर है, उसमें आप पढ़ोगे। सेकंड जो फंडामेंटल राइट है वो हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, right to form of association, right to move freely, reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation and or business। जो राइट टू फ्रीडम है इसमें हमारे टोटल 6 राइट्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें कहीं भी स्पीच और अपने एक्सप्रेशन, और कहीं भी हम स्पीच दे सकते हैं, कहीं भी हम अपने एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं। राइट टू फॉर्म द एसोसिएशन, हमें अपना एसोसिएशन, अपना ग्रुप बनाने का भी राइट है। द राइट टू मूव फ्रीली, हम कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं। रिसाइड इन एनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के किसी भी पार्ट में। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम कोई भी अपना प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, बिजनेस हम कोई भी कर सकते हैं। जो थर्ड है फंडामेंटल राइट वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है वो होता है शोषण का अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेट्स द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड द चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 years of age। 14 years of age जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है जो आदमियों का व्यापार किया जाता था, वो फोर्स लेबर से मतलब मज़दूरों से ज़बरदस्ती काम करवाना, एंड जो बच्चे 14 years के नहीं हुए हैं उनसे काम करवाना, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाना, ये सारे के सारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आते हैं। फोर्थ फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, इसमें रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन, सभी लोगों को रिलीजियस फ्रीडम मिली हुई है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजियन ऑफ देयर चॉइस। कोई भी पर्सन अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म का प्रसार कर सकता है, और जिसकी भी जो भी चॉइस हो वो अपने किसी भी धर्म को मान सकता है। जो नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट 5th वो है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। Constitution states that all minorities, religious and linguistic, can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture.
कल्चर एंड एजुकेशनल राइट में जो माइनॉरिटी ग्रुप के जो लोग होते हैं या किसी भी जो रिलीजियस किसी भी धर्म के जो लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, वो अपने अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं और किसी भी धर्म को वो डेवलप कर सकते हैं। ये हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। 6 जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उपचारों का अधिकार। इसमें दिस अलाउज द सिटीजन टू मूव दैट द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। इसमें कहते हैं कि हर एक जो सिटीजन है हमारी कंट्री का, वो कोई भी कोर्ट में जा सकता है अगर उन्हें लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है, तो वो किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। जो स्टेट का जो कोर्ट है वो उसमें जा सकता है अगर उन्हें लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है। फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन अगर उनको लगता है कि होता है तो वो स्टेट कोर्ट में जा सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज में बनके तैयार हो गया था। तो हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेसी। ए डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या होती है? फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल के थ्रू इलेक्ट की जाती है। In our constitution, general elections are held after every 5 years. General election 5 years के बाद held किए जाते हैं। People elect their representative to the central and the state legislature. Even the president and the prime minister have to get elected through the methods of the elections to these very important posts आर ए लिटल डिफरेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो भी एक, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो हैं वो भी एक इलेक्ट किए जाते हैं एक अच्छी पोस्ट के लिए। वो भी हमारी जो पार्लियामेंट है उसी का ही एक पार्ट है। कुछ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी हमें। उनमें से मैं 2-4 आपको बता रही हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी, इसका मतलब मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। यूनिटी इसका भी बता चुकी हूँ। और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मतलब एकता के सूत्र में हमें ये बांधते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव टू कंपेंसन फॉर लिविंग क्रीचर्स। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट्स हैं जिसमें फॉरेस्ट आते हैं, लेक्स आती हैं, रिवर्स आती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, इनको भी हम बचाएं, इनकी भी हम प्रोटेक्शन करें। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड द रिफॉर्म्स। To safeguard the public properties and to abjure violence। इस तरह की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हैं। वो भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनको हमें सेफ रखना चाहिए, जिनकी हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस के भी कुछ प्रावधान दे रखे हैं। जैसे मैंने बताया कि 448 और कुछ बताया था मैंने तुम्हें 12 शेड्यूल्स और 44 अमेंडमेंट्स मैंने आपको बताए थे।
कुछ इसमें अनुच्छेद होते हैं, कुछ इसमें धाराएं होती हैं और कुछ इसमें अमेंडमेंट्स होते हैं। अमेंडमेंट मीन्स जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे होते हैं उनको चेंज करने के कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको अमेंडमेंट्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज एनफ फॉर टूडेज लेक्चर। यू मस्ट गो थ्रू आउट द चैप्टर वंस अगेन योर सेल्फ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। At the end of the chapter, I will provide you PDF for keywords, question answer, extra questions, etc., which will be available on the school website. Or school website is www.srikrishnpublicschool.in. Thank you.